देखिए, चुनाव नजदीक है और लगातार हर पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। मंथनों का दौर चल रहा है और आरजेडी ने 22 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर सीवान पर ऐसा क्या है जिसे लेकर आरजेडी ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, और उसके कई सारे वजह हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूनम सिंह जुड़ चुकी है, बीजेपी प्रवक्ता। डॉक्टर विनीत सिंह जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर। और कमल कमलेश जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अरुण यादव जुड़ चुके हैं आरजेडी से। कृष्णकांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, राजनीतिक विशेषज्ञ है। साथ में हमारे सहयोगी सौरभ कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। और मैं इस पे सबसे पहले कृष्णकांत जी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। इस बार हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं प्रत्याशियों के नाम को लेकर, और लगातार प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो रहा है, कई की नाराजगी चल रही, बहुत कुछ है। लेकिन सवाल यह है, सिवान की बात करें तो सिवान का नाम लेते ही जो भी अगर बिहार से बिलोंग करते हैं वो समझ जाते हैं कि एक नाम सामने आ जाता है, वो है साबुद्दीन का। तो क्या अभी तक जो लिस्ट की बात हम करें, सिवान की बात करें, जो आरजेडी ने उम्मीदवार नहीं घोषित किए, तो क्या एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है, एक दबदबा है बाहुबली का? देखिए, आपने आपने अंजलि जी देखा होगा कि पूरे जो ये 7-8 स्टेट में जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पे विपक्ष जो है वो बहुत चाल फूक फूक के चल रही है। उनको पता है कि उनका जो जिस तरह से नैरेटिव क्रिएट किया गया है भाजपा के द्वारा, अब की बात 400 पार, ये नैरेटिव है। हर आदमी ये नैरेटिव क्रिएट करता है कि मुझे यदि 400 रन बनाना है तो कम से कम 450 रन सोचेंगे तो 350 या 380 पे तो जाएंगे। तो वो जो नैरेटिव क्रिएट जो किया गया है उसमें इनको लगता है कि पहले तो ये देख रहे हैं कि सामने वाला कौन लड़ रहा है, बीजेपी से जो सीट क्लियर है। फिर जातीय समीकरण उनको देख रहे हैं कि यदि यादव को लड़ा रहे हैं और यदि यादव है तो उसमें हम कुशवाहा का वोट ले ले। आपने देखा होगा इस बार आरजेडी ने सबसे ज्यादा कुशवाहा सीट भी दिया है। तो उनको पता है कि यादव सीट हमारे वोट तो है, वोट बैंक है हमारे पास, मुस्लिम भी है। यदि हम कुशवाहा पे यदि कुछ टारगेट कर ले तो हमारी जो ओबीसी में जो हमारी जो कमजोर हुई है कहीं ना कहीं जीतन मांझी और नीतीश कुमार के जाने से उसकी भरपाई कहीं से कर ले। तो सिवान में एक चीज है कि आज भी सिवान, जब सिवान की बात होती है तो शहाबुद्दीन का नाम सबसे पहले मुंह पे आता है। और जिस तरह से शहाबुद्दीन का, जिस तरह से आपने देखा मुख्तार अंसारी हो चाहे जो भी हो, इनको बहुत लोगों ने बाहुबली बोला, लेकिन फिर भी वहां के एक तरह से रॉबिन हुड का भी चेहरा लोग जानते हैं कि वहां बाहर से लूटा गया और वहां की जनता में बांटा गया। क्योंकि ऐसे देखिए कोई भी आदमी बाहुबली कितना भी मर्डर कर दे, कुछ भी करे, और जनता को वो खरीद नहीं सकता। जनता तो जब वोट देने जाती है तो उनको पता नहीं है। यदि उसके बावजूद भी वो चुनाव जीत रहा है तो इसका मतलब नहीं कि बूथ कैप्चरिंग से जीत रहा है, वो जनता के दिल में है। और इसी बात को आरजेडी को समझना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से जो एक नैरेटिव क्रिएट हो गया कि जब तक लालू इस धरती पे है, अपने बेटे को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बेटे को ही नेता बनाना चाहते हैं। कोई कन्हैया जैसे एक यंग नेता ना आ जाए, कोई यादव में दूसरा पप्पू यादव ना आ जाए, ये सोच उनको से बाहर होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कही। और ये देखिए, ये जो चीजें हैं ना, अब ये खुलकर सामने आ रही है कृष्ण जी, और बहुत ही सही बच्चे कोई नहीं है। बिल्कुल, और बहुत सही एनालाइज किया आपने। और ये चीजें अब उभर कर सामने और इससे निकलना होगा। अगर आपको सामने वाले को, ठीक है, अगर बदलना है, मजबूत टक्कर देना है, तो ये चीज बदलना होगा। लेकिन आप हम लोग चर्चा कर रहे थे 2 दिन पहले भी कृष्णकांत जी, वरिष्ठ नेता देवेंद्र यादव ने इसीलिए तो शैली पर सवाल उठाए, सोच समझकर ये सवाल उठाए गए। अपने भी सवाल उठा रहे हैं आरजेडी की बात है। पूनम सिंह जी, सही बात है, कृष्णकांत जी ने बहुत सही बात कही। बीजेपी एक इस बार नैरेटिव 400 पार, और कहते हैं ना कि परसेप्शन बहुत कुछ होता है, ये एक ह्यूमन नेचर है। और कहते हैं कि लोगों की तो बहुत एक स्ट्रेटजी के तहत ये कदम उठाया गया। और हम आज चर्चा कर रहे हैं सिवान को लेकर। तो क्या वाकई कहीं ना कहीं जो सामने वाला धरा है, जो विपक्ष है, देख के आप लोगों के जो स्ट्रेटजी है एनडीए की, उसके हिसाब से चल रही है? बिल्कुल। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि जो विपक्ष है वो सोच रहा है कि किस कैंडिडेट को वहां उतारे ताकि हम लोग वो सीट को निकाल सके। ये लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम से जिस तरह से डरे हुए हैं कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल काम किए हैं और जो नारा दिए हैं कि बीजेपी 300 से पार और आरजेडी एनडीए गठबंधन के जितने भी है घटक दल वो 400 पार, तो ये लोग इस चीज से डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं।
ये लोग सिर्फ सनातन के नाम पर सनातन को गाली देना चाहते हैं, कभी नारी शक्ति का अपमान करते हैं। देखिए स्पष्ट रूप से इन लोग के पास कोई मुद्दा रहता तो समझ में आता कि जनता के बीच आकर के अपने मुद्दों को रख करके बात करते, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और उस तरह का प्रत्याशी इनको दिखाई नहीं दे रहा है जिसको वहां मैदान में ला करके उतारा जाए ताकि वो सीट ये लोग टक्कर दे सके। और ये लोग तो हार पहले से ही स्वीकार कर लिए हैं। जिस तरह से एनडीए गठबंधन के जितने घटक दल एक मंच पर आ करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग डर गए हैं और इसीलिए एक साथ मंच पर आने की बात की है। और देखिए कि आने में सबसे ज्यादा पहले बड़ी बात आश्चर्य है कि पप्पू यादव जी को कांग्रेस के लोग अपने पार्टी में विलय कराते हैं, उनको वहां से क्या स्थिति है, अंत में उनको भी बाहर जाकर के निर्दलीय उम्मीदवार बनकर के वहां उनको चुनाव लड़ने पर मजबूर करते हैं पूर्णिया से। तो इस तरह से ये लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इससे हमको नहीं लगता है कि हम लोग जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, तो हम लोग उसको पूरा करके ही रहेंगे, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का काम बोलता है। कमलेश जी, देखिए अब यही बात है ना, सामने वाले के लिए तो ऐसा है कि कोई चुनौती ही नहीं है, आप लोग खुद सजा कर दे रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं देखिए ये सवाल बार बार बिहार की राजनीति में उठ रहा है और पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं चर्चा कर रही हूँ पप्पू यादव को लेकर कि कांग्रेस क्यों नहीं पूर्णिया की सीट दिलवा पाई और क्या आरजेडी का ही दबदबा रहा है, ये बार बार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कमलेश जी, सवाल ये उठता है कि क्या प्रत्याशियों की हम बात करें तो क्या विपक्ष के लिए चुनौती है इस बार कहाँ मैदान में किसको उतारना है? नरेंद्र मोदी भी अभी जब रैली पे गए थे नवादा, ये निशाना साधा था उन्होंने। देखिए अंजलि जी, पूजा जी ने कहा कि मोदी जी ने 10 सालों में क्या काम किया। अभी स्थिति स्पष्ट है कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया यूपीए के समय में और एनडीए के समय में। 10 सालों का ये है। विकास दर हमारे समय में 7.46% था, अभी जो है 5.9% पे आ गई है। वित्तीय घाटा जो है 4.5% था, जो 5.8% आप लोग क्यों भी बैटिंग कर रहे हैं जब इतने पॉइंट है, तो फ्रंट फुट पर खेलिए फिर। बिल्कुल, हम हर जगह पॉइंट उठा रहे हैं। जीडीपी का कर्ज जो है 52% पहले था, अभी 58% हो गया है। राष्ट्रीय कर्ज 50.8 लाख करोड़ था, जो आज बढ़ के 173 लाख करोड़ हो गया है। तो हम लोग इंटरनेशनली भी अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि कमलेश जी सबसे पहले तो आरजेडी के सामने आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, जनता के सामने क्या बोलिएगा? कृष्णकांत जी पहले बोलने लीजिए, क्योंकि वैसे में डिबेट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ये आरजेडी के सामने बोलने की बात है, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और पूरे देश में कहीं नहीं बोल पाए कृष्णकांत जी ऐसे, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, हर जगह कांग्रेस ने एडजस्ट किया है। कहीं ना कहीं अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है और जान चुकी है, और जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये 400 पार जाएंगे, तो इन्हीं में ही कहीं ना कहीं घबराहट है कि 400 बोल के हम लोग कम से कम 200 पे तो आके अटके, 150 पे आके अटके। तो ये कहीं ना कहीं अब इस बार समझ गए हैं कि हम लोग इस बार सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी के कमल जी कृष्णकांत जी ने एक सवाल पूछा है और देखिए ठीक है आपने बताया, मैंने इसलिए कहा तो फ्रंट फुट के लिए यहाँ पे उम्मीदवार जो उतारने में इतना सोचा समझा जा रहा है, तो ये बड़ी बात है। और क्या आपको लगता है वाकई इस बार विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है, और जब भी उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं ये चीजें देखने को मिल रही है, आपस में ही जब आप देख रहे हैं अंतर कलह है तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? कमल जी जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, कहीं कलह नहीं है, हमारे महागठबंधन में कहीं कलह नहीं है। जो भी होना है समय पे सारा चीज तय कर लिया गया। देखो ना, ये जानते हो कितना का आरजेडी 23 में 22 अपने कैंडिडेट को घोषित कर चुके हैं। अभी मैं आपको कमल जी बहुत खींचा पीछा सा आप जवाब दे रहे हैं। मैं अरुण जी के पास जाती हूँ। अरुण जी बहुत ध्यान से सवाल सुनिएगा, और पहले भी मैंने उम्मीदवारी को लेकर आपने कहा नहीं आरजेडी में कहीं ना कहीं देखिए चल रहा है दावपेच। अब सिवान की बात कर ले, 22 सीटों का तो ठीक है आरजेडी ने लिस्ट बना दिया, सिवान पे आखिर क्यों? क्योंकि इमेज बिल्डअप की बात करें या वाकई एक कह सकते हैं आपकी छवि और बनाने की भी कोशिश, क्योंकि साउथीन की बात की जाए तो उनसे भी पंगा लेके नहीं रह सकती आरजेडी। क्या ऐसी बात है अरुण जी, क्यों इतना सोचा जा रहा है? देखिए अंजलि जी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप लोग जिस तरीके से बात को परोस रहे हैं
और निश्चित रूप से महागठबंधन इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एक एक सीट पर ठोक बजाकर अच्छे जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतारा जा रहा है। और जहां तक सिवान की बात कर रहे हैं, छठे चरण में है, सबों का अपना रणनीति होता है, ऐसी बात नहीं। और हम लोग भी एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और बेहतर परिणाम भी आएंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक सबकी अपनी अपनी ये है, जहां तक बार बार आप लोग पप्पू यादव जी की बात कर रहे हैं, तो कहीं अब एनडीए की बात क्यों नहीं करते भाई? तीन जो ऐतिहासिक नाम सुनने में परेशानी हो रही है। आप अरुण जी, नहीं मान गए अरुण तो जी, पप्पू यादव का नाम पसंद नहीं आ रहा है सुनने में। नहीं पसंद, अब वो ना 3 है ना 13 में है। 4 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन किए, स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, तो बार बार उसी पर आज अगर आरजेडी के साथ विलय कर जाते तो बहुत अच्छे नेता होते। बार बार आप नाम लेते, आरजेडी के साथ उन्होंने विलय नहीं किया। सौरभ भाई, अब तो वो सवाल नहीं है ना, अब तो सवाल हाँ, अब वो सवाल नहीं है, बात सही बोल रहे हैं। नहीं है, स्वतंत्र उम्मीदवार वो हैं। अब सवाल तो यहाँ है कि चौबे बाबा क्या बोल रहे हैं। देखा पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया में हेडिंग बना, तो उस पर चर्चा नहीं है। छेदी पासवान जी क्या बोल रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं है। अजय निषाद जी क्या बोल रहे हैं, नहीं, आप जिनका चर्चा नहीं हो रहा है। आप जिनका नाम ले रहे हैं ना अरुण जी, खुल के कोई नहीं कुछ बोल रहा है। नहीं अभी भी वो लोग जो बोल रहे हैं ना, चाहे सोनी चौबे हो, छेदी पासवान हो, दबी जुबान से बोल रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं, मैदान में नहीं आ रहे हैं। अगर आएंगे तो मीडिया उनको भी दिखाएगी। नहीं बिल्कुल वहां बोल रहे हैं, जबरदस्त है। पारस जी को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया। तो पारस जी शांत हो गए ना, आपत्ति नहीं है ना, शांत। अब क्या रीजन चलिए आप अपने इससे बोलिए। एनडीए का सवाल मैं एनडीए से पार्टी में बहुत बड़ा चूक हो गया। अरुण जी एक सेकंड, आपसे मैंने सवाल किया है जरा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, चुनावी मौसम है, अपने अपने तरीके से रणनीति। हाँ, हम लोग मजबूती के साथ जो मुद्दा है, जनता के सवाल हैं, उन सवालों को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग एनडीए को हराने में सफल होंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत रणनीति बनानी होगी। विनीत सिंह जी, बिल्कुल रणनीति के तहत ही तो काम कर रहे हैं। हाँ, रणनीति तो वही मैं कह रही हूँ कि वो चीजें दिखाई नहीं दे रही है। आप फिर कहेंगे कि बार बार आप लोग बिल्कुल कैसे आप समीकरण देख लीजिए ना, पूरा का पूरा लिस्ट देख लीजिए, सूची। हम जो कहते हैं वो करते हैं, देख लीजिए ना, लिस्ट देख के बैठे हुए हैं। एनडीए का भी सूची आप निकाल लीजिए और महागठबंधन का भी सूची निकाल लीजिए। हाँ, देख लीजिए मिला के, जो सामाजिक समीकरण है सारा है, देख लीजिए, अंतर आ जाएगा। ठीक है। विनीत सिंह जी, ऐसे तो देखिए अब बार बार चाचा भतीजे बहुत इस बार राजनीति में लाइमलाइट में रहे, लेकिन सब कुछ अभी तो ऐसा लग रहा है ऑल इज वेल। विनीत सिंह जी, क्या वाकई अगर बात की जाए इस बार उम्मीदवारों की हम बात करें तो बहुत ज्यादा मैं ये देख रही हूँ कि एक पहले क्या होता था कि जो कार्यकर्ता डेडिकेटेड होते थे, जो उम्मीदवार डेडिकेटेड उन्हें मिलता था, लेकिन इस बार क्या है कि आओ और इनाम पाओ, और ये चर्चा लगातार राजनीतिक गलियारों में हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या विपक्ष तैयार है? एक तरफ नारा दिया जा रहा है 400 के पार, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की हम बात करें तो क्या वाकई आपको लगता है कि चुनौती है? अंजलि जी नमस्कार, सौरभ भाई सभी को नमस्कार। अंजलि ये कहाँ चुनौती है? अगर आप राजद का लिस्ट देखिएगा तो मुझे गालिब का एक लाइन याद आता है कि दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, मैं थोड़ा सा उसको ट्वीक कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। आरजेडी के लिस्ट में विभिन्न प्रकार के उम्मीदवार, कोई पारिवारिक हैं, कोई अपराधी हैं, कोई दल बदलू हैं। हाँ, एक चीज कॉमन जरूर है कि सब हारने वाले हैं, तो कोई चैलेंज नहीं है। मैं थोड़ा और एक आंकड़ा दे दूं, जो कि राजद गला फाड़ फाड़ के हाय तौबा कहता था कि जिसकी जितनी विनीत जी, ये जो वर्ड सटीक आप पर बैठता है, आप जहां जिस बैनर तले हैं, जो भाषा का भी जो बातें अरुण भाई आते हैं, विकल मत होइए, पूरा का पूरा विकल मत होइए। अरुण जी, मैं देखो विनीत सिंह जी सुन रहे थे तो उनको भी सुन लीजिए। हालांकि विनीत सिंह जी जमुई देखिए सवाल रहा, और तेजस्वी यादव ने पहले ही निशाना साध दिया था। परिवारवाद की बात जी, सब सवाल पे जवाब देंगे, चाहे परिवारवाद हो या कुछ भी हो। पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए।
जो राजद हाय तौबा मचाती थी कि बिहार में कास्ट सेंसस होना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब ये लिस्ट दे दीजिए, देखिए थोड़ा सा। ईबीसी का 36 से 37% बिहार में शेयर है। कितना सीट मिला है? 2 सीट। बात करते हैं एमवाई समीकरण को, यादव जी को कितना, ये मुस्लिम भाइयों को कितना मिला है? 2 सीट। 14% यादव हैं, अपने कितना सीट ले लिया? 8 सीट। अरे तो सीधा कहिए ना भैया कि ये यादवों की पार्टी है, पारिवारिक पार्टी है। तो पारिवारिक पार्टी है तो इससे आप जीत नहीं जाइएगा। अंजलि जी, मैं जो कहना चाहता हूं ध्यान से सुनिएगा। मेरा अपना मानना है कि एनडीए के उम्मीदवार को आप उठाकर देख लीजिए। आप कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल सकता है जिसपे कि कोई आपराधिक मुकदमा, संगीन आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, या कहीं उसको एनडीए के जो नियत है या नेतृत्व में शंका हो। पर ये राजद में देख लीजिए, इन्होंने किसको दिया है? अशोक महतो को दिया है, मुन्ना शुक्ला को दिया है, बीमा भारती को दिया है। कहने का मतलब है हर उस किसी को दिया है। परिवार की तो बात ही नहीं करेंगे। एक बेटी सिंगापुर से आई और कहती है कि पूरा दुनिया मैंने हंगामा मचा के रखा है। मेरा अपना मानना है कि राजद की जो 22 सीटें हैं, भी तो आए। वैसे देखिए, फिर मैं वही कहती हूँ ना कि ये तो हर दल, इस बार मैं यही तो देख रही हूँ ना विनीत सिंह जी, अब ये चीज पर तो कोई किसी पर लालच ना लगाए तो मुझे लगता है कि राजनीति, क्योंकि इस बार अगर मैं 2024 चुनाव आकलन करूं, मैं सौरभ के पास जाऊंगी और सौरभ विस्तार इस पर आकलन करेंगे, क्योंकि विनीत सिंह अगर आप समझे तो इस बार चुनाव वाकई ऐसा लग रहा है कि न नीति है न नियत है। मैं हर पार्टी की बात कर रही हूँ, ना मैं एनडीए पे जा रही हूँ, ना मैं किसी अंजलि जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए ना अंजलि जी प्लीज। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि रबड़ी बच रही है, आप इधर आओ, आपको यहाँ पे उम्मीदवार बनाया जा रहा है, आपको तो नीति और नियत तो मतलब मुझे नहीं लगता है। अंजलि जी 10 सेकंड जी, आप बात करते हैं। हाँ अंजलि जी, आप एक बार बताइए, मुझे जहां तक ध्यान नहीं आ रहा है कि एनडीए में ऐसा कौन उम्मीदवार है जो कि किसी और पार्टी में, बिहार की बात कर रहा हूं कि बिहार के डिस्कशन हो रहा है, कि आप बताइए कि एनडीए में ऐसा कौन सा है जो कि बाहर से है, उसको टिकट मिल गया है। बिहार की बात बताइए। और राजद का देख लीजिए, महागठबंधन का देख लीजिए। अपना ही देख लीजिए ना, संभावी चौधरी अरे संभावी नहीं, संभावी नहीं। अरे सुनिए ना, नहीं अरे अरुण भाई सुनिए ना, अरुण भाई को क्या विनीत सिंह को नहीं मिलना चाहिए? अरे संभावी नहीं होता है भाई, संभवी होता है। नाम मत बिगाड़िए, नारी शक्ति है। हाँ सुन, संभवी फिर नहीं, फिर गलती बोल दी आप। आपको मिल गया संभवी, आपको, हाँ संभवी, कभी संभावी कभी संभवी। नहीं अब सुनिए, संभवी चौधरी किस पार्टी में थी? संभवी चौधरी किस पार्टी में थी? किस पार्टी? आप ही तो अब अंजलि जी, सौरभ भाई इनको रोकिएगा, वर्बल डायरिया हो जाता है अरुण भाई को। अरे 10 सेकंड में खत्म तो करने दीजिए हमको। आप तो बताइए ना, कितने दिन वो गुंडा ढोए, यूक्रेन से आके आपके पिताजी वहां से लड़ गए। आप बताइए ना, ठीक है, जो बार बार अरुण जी एक तो पहली बार विनीत सिंह जी आपको सुन रहे थे, उनको भी बोलने दीजिए, उसके बाद आज भी काउंटर कीजिएगा। और सौरभ ओवर टू यू, आगे आप। लेकिन ये सवाल और ये बड़ा मुद्दा है कि नीति और नियत की बात होती है, लेकिन क्या वाकई राजनीति में नीति और नियत है? एक बड़ा सवाल ही जनता पूछना चाहता है। जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि चर्चा को लगातार हम विनीत जी से ही शुरू करेंगे। विनीत जी ही जवाब दे रहे थे। विनीत जी, आरजेडी पर या महागठबंधन, इंडिया गठबंधन पर आप कई सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसके उम्मीदवार को लेकर, परिवारवाद को लेकर, लेकिन आप अपनी पार्टी को देखिए ना। 5 सीटें आपको मिली, आपके उम्मीदवार कौन कौन है? मैं आपको बताता हूं। एक जगह खुद चिराग पासवान है, दूसरी जगह अगर आप समस्तीपुर जाएंगे तो संभावी चौधरी हैं, ठीक है, जो पता नहीं कुछ दिन पहले ही आपकी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। अगर खगड़िया सीट को अगर आप देखेंगे तो वहां पर खगड़िया में आपको कोई उम्मीदवार नहीं मिला, तो आपने भागलपुर से टेक ऑफ कराया उम्मीदवार को। वही बात अगर हम वैशाली की करें तो वैशाली में आपने उन्हीं को मौका दिया जिनसे आपको सबसे ज्यादा नफरत थी, जिन्होंने आपकी पार्टी को तोड़ा, उन्हीं को आपने मौका दिया। तो हर जगह देखिए ना कि आपने क्या किया। बात तो यहां तक होती है कि आपने, मतलब लोग जो चर्चा करते हैं वो यहां तक करते हैं कि आपने टिकट बेचा है पैसे के लिए, चाहे बात वैशाली की हो, खगड़िया की हो या फिर समस्तीपुर की हो। सर भाई 30 सेकंड में सारे सवालों का जवाब देता हूं मैं एक एक करके। जो आरोप लगाते हैं कि पैसे पे टिकट बेचा है, ऐसे ही लोग माफी मांगते हैं कोर्ट में।
बिना साक्ष्य के अनर्गल बात ना करें। अब सीधे आते हैं सर खगड़िया पे। राजेश वर्मा 2019 से हमारे कार्यकर्ता हैं, 2020 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अब ये भागलपुर से टेक ऑफ या कहीं, अरे सर नहीं भागलपुर की बात कर रहे हैं, सुनिए तो। ये भी तो देखिए ना कि जो सालों से मेहनत कर रहे हैं खगड़िया में जो नेता और कार्यकर्ता, वो राजेश वर्मा के आने से खुश होंगे या मतलब उनको दुख होगा? सौरभ भाई मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं मांग रहा हूं। आधार भी तो बताएंगे ना कि जो अगर कोई नेता कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है तो उस नेता का अपना क्या आधार है, क्यों आपने शिफ्ट किया उसको? हम वही बता रहे हैं सौरभ भाई, 30 सेकंड तो मुझे समय दीजिए प्लीज। तो राजेश वर्मा 6 साल 7 साल से काम कर रहे हैं, पार्टी में चुनाव लड़ा है, भागलपुर के डिप्टी मेयर थे। तो ये हमारा ना है कि भाई हमारा उम्मीदवार कहां से उतरेगा। अगर भागलपुर का उम्मीदवार खगड़िया जाता है और कोई वहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको और हमको क्यों दिक्कत होगा? वो हमारे कार्यकर्ता है। नहीं, दिक्कत हो रही है सर, दिक्कत हो रही है। विनीत जी आप ग्राउंड पे जाइए ना, विरोध हो रहा है। आपके आपके जो कार्यकर्ता है ना वो विरोध कर रहे हैं। 3 दिन तो हम जमुई से रह के आए हैं सर, कल फिर से वैशाली जाना है, उसके बाद खगड़िया से हम लोग ग्राउंड पर ही बात कर रहे हैं। अरुण भाई आप चुप रहिए, अरुण भाई आप चुप रहिए। अरुण जी 2 मिनट शांत हो जाइए। अरुण जी 2 मिनट शांत हो जाइए। मेरा ले लीजिए एक वर्ड। रेणु कुशवाहा जी पूर्व सांसद खगड़िया की, उनके नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं। अरे आप निर्णय लीजिएगा, आप निर्णय लीजिएगा। दूसरे के घर में आप हो सकते हैं। हमारी पार्टी का निर्णय आप ले सकते हैं ना। अरुण जी औरंगाबाद में आपके नेता ने भी निर्णय लिया ना, वो दूसरे के घर में डिसीजन ले सकते हैं। अरुण जी दूसरे घर की लड़ाई की बात नहीं कर सकते हैं। अरुण जी आपके नेता अरुण जी आपके नेता ने भी औरंगाबाद में डिसीजन लिया ना। अभय कुशवाहा आपके पार्टी के थे भी नहीं, 2 दिन पहले शामिल हुए, आपने टिकट दे दिया उनको। दर्जनों ने रिजनेशन दे दिया क्या? और तो किसने रिजनेशन दिया है? मैं ये कह रहा हूँ किस आधार पर? नहीं, आपने किस आधार पर? नहीं, आपने किस अरे आपने किस आधार पर दे दिया टिकट उसको? सौरभ भाई मेरा बोलने का टर्न था। अरुण जी किस आधार पर आपने दे दिया? 30 सेकंड ले चुके हैं। अभय कुशवाहा आपके दल के नेता भी नहीं थे, जदयू से आए, आपने टिकट थमा दिया। बीमा भारती को आपने टिकट थमा दिया। अशोक मेहता बाहुबली हैं। अरुण जी अशोक मेहता बाहुबली हैं। खरमास में शादी खरमास में ब्याह करवा दिया सब। स्वीकार किया हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया। अच्छा कहाँ स्वीकार किया? आप अशोक मेहतो आप मुंगेर जाइए ना, अशोक मेहतो का विरोध हो रहा है। नहीं, सुरेंद्र यादव का इनके कार्यालय में विरोध हुआ है। पीसी करके रिजनेशन दिया क्या? अरुण जी एक बात अरुण जी एक बात मुझे बताइए। अरुण जी एक बात मुझे बताइए, नवादा में विनोद यादव के चुनावी प्रचार में आपके विधायक क्यों घूम रहे हैं? वो विरोध नहीं तो क्या है वो? नहीं, पीसी करके जिस तरीके से ये आरोप अब हो गया, परिवारवाद की बात कर रहे थे। अरुण जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अरुण जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रजौली के विधायक जो हैं वो विनोद यादव के साथ चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके पार्टी ने क्यों नहीं निकाला? नहीं, वीडियो है, फोटो है। नहीं, इस तरह का नहीं है सौरभ भाई, ऐसी बात नहीं। फोटो है, वीडियो है, कैसे इस तरह का नहीं है? रिजनेशन देने का काम किया, विरोध करने का काम किया। दूसरे पर आरोप मत लगाइए अरुण जी। आप अपनी पार्टी को देखिए, अपनी गिरबान को देखिए। सौरभ भाई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सबसे पहले विनीत जी ने ही कहा परिवारवाद पे लंबी विनीत जी नहीं, जो आरोप विनीत जी के पार्टी पे लग रहे थे, नेता पर लग रहे थे, हमने सवाल किया था, वो जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आप मत बोलिए ना फिर विनीत जी। अरे बोलिए आप। सौरभ भाई हमको 30 सेकंड प्लीज बोलने दीजिए। ये उचित नहीं कि अरुण भाई ना टपक पड़ते हैं। देखिए मेरा अपना, हम जो कह रहे हैं, अब हम आते हैं शांभवी चौधरी पे और हमारे अरुण भारती जी पे। आपने कहा कि परिवारवाद है, ये जरूरी नहीं है सौरभ भाई कि जो व्यक्ति झंडा लेके रोड पर दिखेगा वही कार्यकर्ता होता है। हर पार्टी में एक थिंक टैंक होता है जो कि स्ट्रेटेजी बनाता है। अरुण भारती जी 10 साल से उस थिंक टैंक के हिस्सा रही हैं। शांभवी चौधरी साल 2 साल से हमारे साथ रहती थी।
चिराग पासवान जी के साथ टच में थी, वो बिहारी फर्स्ट के इनपुट भी देती रहती थी। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि वो अचानक से आई हैं हेलीकॉप्टर कैंडिडेट बनके, उन्होंने हमें और हमने उनको ये टिकट दे दिया है। अब बात आते हैं, अब कौन बचता है? वीणा देवी पे। वीणा देवी के बारे में चिराग पासवान जी ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को एक बार पश्चाताप का मौका मिलना चाहिए। अगर उनकी आंखों में आंसू है और दिल में पश्चातावा है कि हमने गलत काम किया, हमको थोड़ा सा भ्रम में डाल के हमको उस तरफ ले जाया गया। वीणा देवी एक मजबूत उम्मीदवार है, क्या इस बात को हम लोग नकार सकते हैं? तो चिराग पासवान जी ने आगे बढ़ के दिया। ये मौका विनीत जी, ये मौका आप दूसरे को भी दे सकते थे, प्रिंस राज को भी दे सकते थे, आप महबूब अली कैसर को भी दे सकते थे, चंदन सिंह को भी दे सकते थे दूसरा मौका, आपने नहीं दिया उन लोगों को। सौरभ भाई, कोई पछतावा करेगा तब तो ना, कोई पश्चाताप करेगा तब तो ना। जब टिकट 5 मिला तब सब कोई ना गणेश परिक्रमा चालू कर दिया है, तो ऐसे लोगों को तुम नहीं दे सकते ना। वीणा देवी 2 साल से हमारे साथ मंच साझा करती थी, तो 2 साल और 2 दिन में फर्क तो है ना। और सौरभ भाई, हमारे कार्यकर्ता कभी भी अलग नहीं हुए। जिन्होंने, मैं फिर से कहता हूं अरुण भाई के जवाब में, जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो हमारे बड़े कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, जब तक रहे हैं उन्होंने पार्टी की सेवा की है, तो उनके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारा जो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता है विरोध में उठा हुआ है। इन कार्यकर्ताओं का वैल्यू है, आगे भी रहेगा, और हमारी पार्टी उनका ख्याल बिल्कुल रखेगी। राजद नहीं है हम कि परिवार के लोगों को 2 टिकट दे दिया गया और बाकी बाहुबलियों को बांट रहे हैं। नहीं, राजद पर विनीत जी आप आरोप लगा रहे हैं। अगर रोहिणी आचार्य की बात करें तो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव कई सालों से है। अगर आप सोशल मीडिया पे टिकट दे दीजिएगा आप। नहीं, सोशल मीडिया पर वो अपनी पार्टी के विचारों को अगर रख रही है, आप अभी बता रहे हैं ना, आप बता रहे थे, अभी आपने तर्क दिया है। थिंक टैंक में और सोशल मीडिया में फर्क है। नहीं, तो वो लगातार अपने विचारों को रखती है। नहीं, वो कई सालों से अपने विचारों को रख रही थी। पार्टी के हर फैसले में उनका एक तरीके से कहें तो सजेशन भी रहता था, नसीहत भी होती थी। सौरभ भाई, 90% तो अपने पिताजी का फेवर करती थी, पिताजी के बारे में कि ये धुआं उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो। पार्टी के बारे में कोई स्ट्रेटजी बताइए कि उन्होंने ट्वीट किया हो। नहीं, पार्टी की बातों को मजबूती से सोशल मीडिया पे रखना, यही तो नेता का धर्म है ना। पार्टी की बातों को, पार्टी की उपलब्धियों को जनता के सामने रखना, यही तो कार्यकर्ता और नेता का धर्म है, और वही काम कर रही थी रोहिणी आचार्य भी। अब भाई, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। थिंक टैंक, स्ट्रेटेजी और सोशल मीडिया। अरे अरुण भाई चुप तो बोल लीजिए ना। सोशल मीडिया थिंक टैंक का एक पार्ट हो सकता है, मैं ये मानता हूं, लेकिन ये नहीं कोई कह सकता कि थिंक टैंक की हिस्सा थी ये। अरुण जी, अपने मतलब नहीं होता है कि अगर हमने कर दिया तो अपने हिसाब से हम लोगों को समझाएंगे कि हमने क्यों किया, ठीक है। लेकिन जनता जो है ना, जनता जो है वो समझती है, वो जानती है कि परिवारवाद कौन कौन पार्टी कर रही है, कौन कौन नहीं कर रही। इसमें कहने और सुनने की जरूरत नहीं है। कमल जी के पास चलेंगे। कमल जी, ये बताइए कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और आज हर चीज में ये दिखाई देता है कि कांग्रेस सबसे पीछे चल रही है। आरजेडी ने तो 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस ने तो अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी नहीं की है। जी सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, जब तक हम लोग आश्वस्त नहीं हो जाएंगे कि हमको किस सीट से किसको उतारना है, अभी कुछ परेशानियां पार्टी में है कि हम लोगों को किस सीट से कहां किसको देना है। थोड़ी सी अंदरूनी दावपेच या फिर उसको टेक्निकली बोल सकते हैं कि हम लोग अभी निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही हम लोग भी अपने सीटों की घोषणा करेंगे। जी सौरभ जी। चलिए, बीजेपी की भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मैम, ये बताइए कि आरजेडी की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें अच्छी बात यह है, परिवारवाद की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर उसको अगर देखा जाए तो अच्छी बात यह है कि 6 महिलाओं को जगह मिली है लिस्ट में। और बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई उसमें मुझे एक महिला का भी नाम दिखा नहीं। मैं काफी मतलब अच्छे तरीके से देख रहा था, ढूंढ भी रहा था, कोई दिखा नहीं। और आप खुद एक महिला है, आपको नहीं लगता कि उस लिस्ट में 2-3 महिला का भी नाम होना चाहिए?
सौरभ जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग के पार्टी की जितनी भी लिस्ट जारी हुई उसमें सच्चाई है कि अभी एक भी महिला नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा वो कुछ दिन पहले एक हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष धनशीला गुप्ता जी को राज्यसभा भेजा जाता है। उसके बाद हमारी बहन अनामिका सिंह पटेल को विधान परिषद का सदस्य बनाता है। ये लोग तो देखा देखी करते हैं। हम लोग, ये लोग अब लिस्ट में नाम दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उससे पहले करके भेज चुकी है। तो कहीं ये नहीं है कि हमको टिकट ही मिले, और बहुत सारी चीजें होती है जिसमें महिलाओं को जो सम्मान दिया जाता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी देते आए हैं। पहले ये लोग महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे विपक्ष के लोग, ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप हम स्वयं जानते हैं। पहले की महिला लेकिन को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। परसेंटेज तो काफी अच्छा है ना, 22 में से 6 महिला उम्मीदवार, ये परसेंटेज तो काफी अच्छा है। अच्छा ये बताइए कि कितने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जो अपने घर के परिवार को लोग को बढ़ाने की बात करते हैं, और इनके पार्टी में और कार्यकर्ता नहीं है क्या? हम लोग तो किसी भी परिवार के महिला को कहाँ दिए? हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको टिकट देकर के मैदान, जो कि समाज जाकर के फील्ड में जाकर के काम करती है, ऐसे महिलाओं को हम लोग टिकट देते हैं और जीत कर भी वो आती है। आपने देखा होगा कि जब एनडीए के बिहार में सरकार थी तो 50% पंचायतों में महिलाओं को जिस तरह से आरक्षण देकर के चुनाव में जीतने के काम किए, वो तो एनडीए ने शुरुआत की है, आगे भी करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से संसद में 33% आरक्षण बिल पास कराते हैं, वो कहे हैं कि इसको लागू भी हम लोग करेंगे, तो इसके 25 के बाद जाकर के 29 में हो सकता है कि ये लागू भी हो जाएगा, तो इसमें फिर किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। और 33% हर ये जानते हैं कितने दिनों से ये पड़ी हुई, लंबित पड़ी हुई थी संसद सत्र में, इस तरह आवाज हमारी जो अभी नई है वरिष्ठ नेत्री सुषमा स्वराज भी उठाया करती थी, लेकिन किसी ने नारी को सम्मान देने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के काल में ही हुआ है। तो हम लोग जो बात करते हैं उसको करके भी दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं। चलिए कृष्णकांत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ सौरभ जी, देखिए जब बात आती है हर पार्टी की, जब अपनी बारी आती है तो फिर वही घिसा पीटा जो दूसरी पार्टियां बोलते हैं हमारे में कोई विवाद नहीं है, हम ऐसे कर रहे हैं, ये हमारा टेक्निकल है, हमारा अंदरूनी है, कोई गाल से दीवार भी उठाते हैं और जो कहते हैं कि भैया हर बात को, जैसे अभी हम विनीत जी भी, जब बारी आती है तो मेरा यह अंदरूनी मामला है, मेरे पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम अपना, जब बात आती है आरजेडी के सवाल में तो उनके मुंह से सवाल निकलने लगता है। नहीं, वो तो सब लोग अपने, कृष्णकांत जी स्वाभाविक बात है, सब लोग अपने नेता और पार्टी को डिफेंड करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सबका अपना तर्क होता है। सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, सब अपने अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वो अपने नेता और अपने पार्टी को ही डिफेंड करेंगे। बट स्थिति जो बिहार की और देखा जाए और महाराष्ट्र में, ये 2 राज्य ऐसा रहा है जहाँ पे चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, वहां पे अंदरूनी जो लड़ाई और पार्टी को बंटवारे, सीट बंटवारे को लेकर वो दुनिया देख रही है कि किस तरह पप्पू यादव को दरकिनार किया गया, किस तरह अजय निषाद को दरकिनार किया गया, किस तरह से छेदी पासवान को गया, किस तरह महिलाओं को इन्होंने सिर्फ एक राज्यसभा विधान परिषद भेज के जो 33% जो खुद ही जिसको मांग रहे हैं कि 33% महिला का रिजर्वेशन होना चाहिए, और जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से पार्लियामेंट में जिस तरह से उन्होंने कानून लागू किया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो सिर्फ कानून लाने से काम नहीं चलेगा। उसी तरह मैंने आरजेडी को देखिए, कभी हमेशा एक, जिस तरह से लालू यादव जी अपने बेटे को जिस तरह से सिर्फ नेता बनाने की जो कवायद में जो लगे हुए हैं, वो दुनिया जग जाहिर है, दुनिया देख रही है, समझ रही है कि जो कद जो तेजस्वी यादव जी का, जब नीतीश कुमार जी जब पार्टी छोड़ के गए थे, जो कद बना था, जो तेजस्वी यादव के भाषण से जो बिहार में एक मजबूत नेता की तरह जिस कद बढ़ा था, लेकिन जिस तरह से अभी लोकसभा के टिकट बांटने में जो उनकी द्वारा जो ऐसी जो डिसीजन ली गई है, कहीं न कहीं आरजेडी का जो कद है वो पहले से कम हो गया है। इस पे पार्टी को हमेशा ध्यान देना चाहिए। और इसमें मैं प्रवक्ता कांग्रेस को भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग तो बोल ही नहीं पाते। किसी भी राज्य में ऐसा लग रहा है कि वहां के जो क्षेत्रीय पार्टी है वहां पे जिस तरह से डिसीजन ले रही है, आप तो वहां पे बैकफुट पे, फ्रंट फुट पे तो खेल ही नहीं पाते। आपको जैसा सीट दिया जाता है, ना सीट पसंद का, ना सीट मनचाहा, सिर्फ आपने 11 सीट ले लो चाहे 9 सीट ले लो, सीट तो जब तक मनपसंद नहीं, जिताऊ सीट नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा। आज कन्हैया को दिल्ली जाके लड़ना पड़ा, इतने कम समय में वो कैसे अपने चुनाव का प्रचार करेंगे, कैसे एक
कोई आदमी को जहाँ का जिस जो घर होता है, घर में अपने लोग परिवार के लोग कहते हैं बाहरी नहीं है, कि कम से कम अब वो दिल्ली की में चुनाव लड़ना उनके लिए कितना कठिन है। यदि आरजेडी और कांग्रेस यदि दे दी होती तो आज जो वहां पे जो सीट जो थी बेगूसराय बहुत मजबूत होता, क्योंकि जब वो गठबंधन के बिना अच्छा वोट लाए थे, आज यदि महागठबंधन का सपोर्ट मिलता तो कन्हैया एक जिताऊ एमपी के रूप में देखा जा रहा था पब्लिक के द्वारा। अरुण जी अगला सवाल आपसे है मेरा। मुझे ये बताइए, आपको नहीं लग रहा कि आपके नेता और आपकी पार्टी जो है वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है? कारण मैं लिस्ट को देख रहा था, 22 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसमें 13 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सौरभ जी, यह तो खुशी की बात है, नए लोगों को अवसर मिल रहा है। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, नए लोगों को अवसर मिल रहा है, युवाओं को अवसर मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रिस्क भी तो बहुत ज्यादा है ना। देखिए, आप कहेंगे इस बार हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है। आप अभी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बोल रही थी और विनीत जी भी पहले आरोप लगाए कि 8 टिकट दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जिसकी आबादी बिहार में 10% है, 65% भागीदारी उनको देने का काम किया। 17 सीट में 10 सीट सिर्फ स्वर्ण समाज को देने का काम किया। इस पर कोई नहीं बोलता। ईबीसी को ठगने का काम किया, ओबीसी को ठगने का काम किया, महिला को ठगने का काम किया, एक भी कुशवाहा को नहीं देने का सीट काम किया, ना धानुक को देने का काम किया, ना कुर्मी को देने का काम किया, ना तेली को देने का काम किया। इस पे चर्चा नहीं होती। लेकिन हमारा जब उम्मीदवार का आप लिस्ट देखेंगे तो महिला भी मिलेंगे, दलित भी, अति पिछड़ा भी, ओबीसी भी, अकलियत भी। अब देखिए, सबको अवसर मिला है। पहली बार नजीर पेश किया है पार्टी ने और तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में। हर जगह लोगों में उत्साह है हमारे कैंडिडेट के प्रति। खदेरे नहीं जा रहे हैं जदयू के तरह, मंत्रियों के तरह, बीजेपी के तरह नेताओं को। लेकिन सीवान का जो सीट है अरुण जी सीवान का जो सीट है उसका पेज तो फंस गया है ना, उसमें क्या उलझन आ रही है? कुछ नहीं उलझन है, कुछ नहीं पेज फंसा है, छठे चरण में है। हम लोग अपने तरीके से, हमारे आदरणीय नेता हर जगह कैंडिडेट उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले उम्मीदवारों को इंटरनली रूप से भेजने का मैदान में काम किया। मैदान में हमारे पहलवान काम कर रहे हैं, इशारा होगा, घोषणा, आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, हो जाएगा। छठे चरण में चुनाव है ना। लेकिन ग्राउंड पर अरुण जी ग्राउंड पर तो चर्चा ये हो रही है ना कि आपकी पार्टी जो है सीवान को लेकर 2 धारा में बट गई है। एक धारा चाहता है कि साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को मौका मिलना चाहिए, दूसरा धारा कहता है कि अवध बिहारी चौधरी जो सभापति थे उनको उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। देखिए, सौरभ जी, प्रभुनाथ सिंह का भी नाम लीजिए महाराज। सौरभ जी, नहीं, कृष्णकांत जी 2 मिनट शांत हो जाइए। प्रभुनाथ सिंह का नाम कहीं सीवान में नहीं है जी। अरुण जी, महाराजगंज की बात करो, पास में ही। महाराजगंज की बात नहीं हो रही है, सीवान की बात कर रहे हैं। सौरभ जी, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत हैं और आधिकारिक सूचना आज से कल तक में हो जानी, ये कोई बड़ी मामला नहीं है। हर जगह लोग जब तक घोषणा नहीं होता है तरह तरह का कयासबाजी लगाते हैं। आप लोग ही डिबेट चलाते थे, पप्पू यादव। ऐसी कोई उम्मीद अरुण जी ऐसी कोई उम्मीद कि हिना साहब को मौका मिल सकता है? अच्छा, एक बात बोलिए सौरभ जी, हिना साहब की आप बात करते हैं और निश्चित रूप से हमारे महरूम साहबुद्दीन साहब की पत्नी, आपकी पार्टी के बड़े नेता थे। मैं बोलने ही जा रहा था, उन्होंने ही तो पार्टी से अपने आप को अलग किया है ना। कई बार उनका बयान आया है तो वहां उस पर कहीं कोई किसी तरह का चर्चा है ही नहीं होनी चाहिए। इसलिए समय पे जो भी होगा कैंडिडेट का जो है आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगा। सौरभ जी को बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप जब देखेंगे पूरे बिहार में जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी A to Z की बात करते थे, माय बाप की बात करते थे, तो दिख रहा है। बताए ना, नहीं, वो समीकरण तो नहीं,
बिल्कुल समीकरण सबसे बेहतर मेरा, आप देखिए, देख लीजिए ना सूची, आप सूची देख लीजिए ना। परिवारवाद की बात पर तो अब प्रधानमंत्री जी से कंठ से आवाज नहीं निकलता बिहार में, क्योंकि फर्स्ट फेज में चारों का चारों जो उनका उम्मीदवार है राजनीतिक घराने से ही है। अब तो भ्रष्टाचार पर भी उनकी बोलती बंद होने जा रही, चूंकि सब और आपकी दोनों बेटियां तो, कहाँ से आई हैं? सैन फ्रांसिस्को से। अरे हम बोलते थे परिवारवाद, चलिए परिवारवाद। चलिए कृष्णकांत जी आप कुछ बोल रहे थे, ये लोग झंडा उठा रहा था लोग कृष्णकांत जी आप कुछ बोल रहे थे महाराजगंज को लेके। मैं आपको बता दूं कि महाराजगंज साहबुद्दीन जैसे की जो क्रिमिनल सीट को है ना साहबुद्दीन साहब वो कह रहे कांग्रेस के हैं, खाते ये उसी में पार्टी आई के है, ना साथ कि रहते हैं, क्योंकि वो आरजेडी के सामा जी खाते। कहते हैं। हाँ सीट सौरभ जी कांग्रेस मांग नहीं रही थी, जबरदस्ती इन्होंने उसको साइड करने के लिए जो परमनाथ नाथ सिंह जी, उनका बेटा रणधीर भी है, जो पार्टी के वो एमएलए भी जीते थे 6 महीना के लिए, वो सीट इन्होंने आरजेडी जो सीट छोड़ना चाहती थी वो सीट, यही मैं कहना चाहता हूँ, आरजेडी की रणनीति जो है वो समझ नहीं रहा है इस बार जनता को कि जो सीट वो लेना चाहते हैं वहां ले लेते हैं, जो सीट जानबूझ छोड़ना चाहते हैं उसको छोड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ लीडर को आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये जो मैसेज जो है बिहार में जा चुका है आरजेडी के नाम से। नहीं बार बार आप बोल रहे हैं, बार ये बात आप बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? तो यूथ लीडर को बढ़ने नहीं देते हैं, तमाम लोगों को बढ़ाने का काम करती है हमारी पार्टी। आप, मैं जवाब दूंगा, पिछले बार भी टिकट दे दिया। किसको किसको किसको? पिछले बार आपने बेगूसराय में अपने कैंडिडेट उतार दिया, इस बार सीपीआई को दे दिया, पिछले बार सीपीआई को दे देते आप। तो क्या, तो ये गठबंधन की राजनीति है। पिछले बार कांग्रेस को, सुनिए, कांग्रेस को 9 सीट मिली थी, इस बार भी 9 सीट मिली है। अब 9 सीट में जहां जिसको उम्मीदवार है बनाए। पटना से भारतीय जनता पार्टी नवादा में उम्मीदवार बनाती है, गोपालगंज से बक्सर में बनाती है, कांग्रेस बनाते जिसको जहां लड़ाना हो। हम लोग भी उसी तरह जहां जिसको लड़ाना होता है लड़ाते हैं। इसमें ये सवाल, चलिए ठीक है अरुण जी, तो पप्पू यादव बिल्कुल सही बात है। कर रहे हैं। 1 मिनट, पप्पू यादव को 2014 में किसने सिंबल दिया था? लगातार और जीतते रहे आदरणीय लालू जी के आशीर्वाद से, और जीत के बाद किनको सबसे ज्यादा गलियाने का काम किए? वो हमारे पार्टी में थे क्या? 4 दिन पहले कांग्रेस में गए, वो कांग्रेस तय करती, या 9 सीट है कहीं से लड़ लेते। वो क्या मनमाना जो चाहेंगे वही होगा क्या? उम्मीदवार उन्हीं के अनुसार तय होगा क्या? कन्हैया की बात करेंगे, वही तो हम लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में कोई चीज ठीक नहीं है, भारी सामंजस्यता की कमी है। लालू प्रसाद यादव हंटर वाले हैं। आपके मुंह से नहीं, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है चेहरा आपका। अब क्या पाउडर लिपस्टिक लगा के लाए समझने के लिए? अरुण जी समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा, और कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ और फिर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।